मोबाइल का दौर आ गया है, सारा कुछ संकेत किसी के माध्यम से दिया जा रहा है। लेकिन पुराने जो पत्र देखने को मिलते हैं, एक बड़ा अच्छा इसका अद्भुत संग्रह डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने द्विवेदी योगी पत्र नाम से किया है, नागरिक प्रचारणी सभा से कभी छपा था। कभी उसकी भाषा देखी है और पत्र लेखन की जो पुरानी पद्धति थी, सर्वश्री सर्वोपमा योग्य, अमुक अमुक को यहाँ सब खैरियत है, आपकी खैरियत गंगा जी से देख चाहते हैं, यहाँ कुशल राखा रघुराई, वहाँ कुशल सब भाग सुहाई, ये छंद दिए जाते। व्यक्ति कैसा भी हो लेकिन सर्वोपमा योग्य माना जाता है। और उसके बाद फिर गांव के घर के सारे विवरण, हालांकि गाय ब्याई है, उसको बछुआ हुआ है, छप्पर गिर गया है, उसको छवाना जरूरी है, उस समय की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, इन सब का विवरण, उन सारे पत्रों को देख करके आपको उस युग का इतिहास मालूम हो जाता है। उस समय का रहन सहन, उस समय की जीवन प्रणाली, हमारा मानसिक स्तर क्या था, यानी एक प्रकार का सांस्कृतिक अध्ययन उन पत्रों के माध्यम से होता है। ये पत्र बहुत पुराने तो नहीं है, समकालीन जीवन के हैं, लेकिन इसमें भी आपको पारिवारिक जीवन की छटा दिखाई देगी। मैं देख रहा था कि कितने प्रकार के संबोधन पति जी ने दिए हैं, तो कहीं वो प्राणेश्वरी है, कहीं हृदयेश्वरी है, कहीं प्रिय है, कहीं प्रियप्राण है, और फिर उसके साथ साथ जो स्नेह, जो अभिवादन दिया जाता है, उसके कितने प्रकार के प्रयोग हुए, वे सब एकत्र करने की चीज है। अगली पीढ़ी को यही सोच सकेगी कि घर का पारिवारिक दाम्पत्य जीवन कैसा होता है, वो संबंध कैसा होता है। आज की जो विषम स्थिति है, जिसमें खास तौर से स्त्री विमर्श कालीन मूवमेंट का दौर चल रहा है, पुत्रियों को, नई बच्चियों को बताया जाता है कि पुरुषार्थी समाज है, इसने बड़ा शोषण किया है, तुम्हें इस अस्तित्व के लिए संघर्ष करना है। विवाह कर लिया है, ठीक है, तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। अब विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध नहीं है। करवा चौथ में 7 जन्म तक साथ निभाने की जो शपथ ली जाती है या जो इच्छा प्रकट की जाती है, उसकी जगह केवल ये बताया जा रहा है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ हमारी जरूरत है, कुछ उसकी जरूरत है, लेकिन जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमको अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और यही भाव खास तरह से जो महिला लेखन चल रहा है, तो वाली क्षमा करेंगे क्योंकि वो इस आंदोलन में नहीं आता, लेकिन ज्यादातर कथा कृतियां, उपन्यास, कहानियां और दूसरी गद्य रचनाएं इसी पारिवारिक संघर्ष से अस्त व्यस्त है, बल्कि त्रस्त है। उन्हें पढ़कर के बड़ी खटास महसूस होती है कि हमारे परिवारों का क्या होगा, इस व्यवस्था का क्या होगा, दाम्पत्य संस्था का क्या होगा, पूरे समाज का क्या होगा। एक पुस्तक याद आ रही है, महेंद्र भल्ला की लिखी हुई पति के कुछ नोट्स, बड़ी चर्चित हुई थी मेरे जमाने में। अश्लीलता पजबजा रही है उसके। एक पति कितनी प्रकार की कुत्सित भावनाएं व्यक्त कर सकता है लिखत पढ़त में, चिट्ठी पत्र के रूप में, वो उसके माध्यम से, और इसको वो साहसिकता मानते हैं, इसको बोल्डनेस माना जाता है। आज लेखन की एक शर्त हो गई है कि जो कुछ लिखो बोल्ड लिखो, और बोल्ड लिखने के चक्कर में बलगत ज्यादा हो जाते हैं। वहां केवल अभिव्यक्ति का स्वातंत्र ही नहीं है, मन की खटास, बल्कि गंदगी उलीच देते हैं, वो उभर आती है, जिससे साहित्य नहीं रह जाता है, एक प्रकार का द्वंद्वात्मक अभिलेख हो जाता है। उसमें अलग अलग तरह की स्पर्धाएं दिखाई देती। एक किस्सा उसे भी लिखा हुआ था, पति ने पत्नी से पहली रात में पूछा कि तुम्हारे शौक क्या है, हॉबीज क्या है। उसने कहा पहले आप बताइए। तो बोले मुझे तो प्रिय है ममता, करुणा, दया। तो जवाब दिया मुझे भी प्रिय है धीरज, उमेश, राघव। अपनी भी साफोनी है, कहीं कोई छुपाव दुराव नहीं है। ये जो विभत्स रूप आ रहा है, इसको जिस तरह जो साहस के साथ उजागर किया जा रहा है, वो साहित्य के क्षरण का लक्ष्य बन गया। उससे साहित्य दरअसल सबका हित करने वाला जो साहित्य होता है, वो ऐसा लगता है कि मन के विकारों को प्रकट करने के माध्यम हो। मन के भीतर जितनी भी अभद्रता भरी हुई है, जितनी गंदगी भरी हुई है, उसको उलीच देना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और वो साहित्य है।
इन पत्रों में आप पाएंगे कि एक विशेष प्रकार का पारिवारिक सौगंध है, एक विशेष प्रकार का स्नेह है, जो बहुत वाचाल तो नहीं होता, कहते नहीं बनता है, लेकिन एक की बात दूसरा अपने आप समझ लेता है, दोनों अंतर्यामी होते हैं। तो वैसा जो आदर्श पारिवारिक जीवन है और जो दाम्पत्य संबंध है, उसकी छटा इसमें बीच बीच में उनके पत्रों में दिखाई देती है। कहीं किसी प्रकार का कलबश नहीं, कहीं कोई कटुता नहीं, कोई दोषारोपण नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मधुर संबंध है। ईश्वर करे कि मधुर संबंध हमारे समाज में फिर से लौट आए और जितना है वो सुरक्षित बना रहे। ऐसी रचनाओं को दर्शन नई दंपति को पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए। एक समय था, आपने नाम सुना होगा, बड़े पुराने लेखक थे, भारतीय नवीन लेखक श्रद्धाराम फिल्लौरी, जय जगदीश हरे, उन्हीं का लिखा हुआ है। ये जो गीत हम गाते हैं वो श्रद्धाराम फिल्लौरी का लिखा हुआ बड़ा प्रसिद्ध एक तरह का लोकगीत बन गया था। उनकी एक पुस्तक थी भाग्यवती, उपन्यास शैली में लिखी। वो भाग्यवती उपन्यास पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम नगरों में कन्या की जब विदाई होने लगती थी तो दहेज के साथ वो पुस्तक अनिवार्य रूप से दी जाती थी। हर बहू को उसको पहले पहले पढ़ना चाहिए, पढ़कर के वो समझ आएगी कि पत्नी का दायित्व क्या होता है, स्त्री धर्म क्या है, परिवार को कैसे चलाना होता है। अब आजकल जिस तरह से विवाह हो रहे हैं, हालांकि हमारे गृह सूत्रों में उसकी व्यवस्था है, बहुत उपदेश दिए जाते हैं, दोनों पक्षों से शपथ ली जाती है, लेकिन विवाह तो पंडितों के बीच में होता है। डीजे की उस चहल पहल में ये मंत्र और ये प्रतिज्ञाएं और ये शपथें कहाँ खो गई कोई नहीं जानता, कर्तव्य का बोध नहीं कराया जाता। तब ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता फिर से आन पड़ी है और मैं समझता हूँ कि इनका अधिकाधिक प्रकार के रूप में होना चाहिए। पत्नी के विभिन्न प्रकार के नाते रिश्ते हमारे यहाँ साहित्य में चर्चित होते हैं। साहित्य के इतिहास में आप पाएंगे कई कवि और कवियत्री के युग है, जहाँ पति और पत्नी दोनों कवि है, कवित्री, उनके बीच बीच में चहल पहल होती है, दोनों प्रकार के संबंध हैं, टकराव भी होता रहा है और अपनाव का भी भाव रहा है। एक बड़े प्रसिद्ध कवि थे, बल्कि कवि दंपति थे, आलम, शेख आलम नाम आपने सुना होगा, रीतकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि थे। हाँ, तो ये विवाह करने के पूर्व इनका प्रणय संबंध स्थापित था। और प्रणय किस बात पर शुरू हुआ? आलम ने अपनी पगड़ी शेख जो रंगाई का काम करती थी, रंगरेज थी, उसके पास भेजा और उस पगड़ी के कोने में एक चिट्ठी लिख के रख दी, जिसमें कविता की आधी पंक्ति थी, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटसी, सोने की प्रतिमा जैसी है सुंदरी, लेकिन कटी कबर उसकी क्षीण है। क्यों क्षीण है? एक तरह की समस्या थी। तो उसने पगड़ी रंग करके और उसी पर्ची का जवाब देते हुए दूसरी कविता, दूसरी पंक्ति उसके साथ भेजी, कटिको कंचन काट विधि कुचल मध्य दर्शी। विधि ने, विधाता ने जिसे रचना की है, कट बने कमर का कंचन जो सोना सोने की ही थी, तो काट करके उसके उरोजों में रख दिया है। इस तरह की चहल पहल, साहित्यिक विरोध, ये भी आपको दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ कुछ कवि दंपति ऐसे पाए गए हैं, उदाहरण के लिए बिहारी कवि की जो उनकी अपनी पत्नी थी, वो कुछ स्वभाव से कर्कशा थी, उसके बारे में बहुत सारी जनश्रुतियाँ हैं। जो ये दोहे लिखते थे उसके जवाब में कोई पैरोडी बना देती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि वे जैसे रस में पगे हुए थे, ये उतनी स्नेह में तली हुई थी। स्नेह माने तेल, तो तेल में तली हुई थी और रस में पगे हुए थे, दोनों के बीच इसी प्रकार का संबंध। ऐसे कबीर के बारे में कहा जाता है, उनकी ही पत्नी उनके खिलाफ यही लिखा करती थी, उद्गार प्रकट करती थी, लेकिन ऐसे उदाहरण कम है। ज्यादातर है सौजन्य के, सौंदर्य के, सौहार्द के, और जो सच्चा दाम्पत्य प्रेम, घरेलू प्रेम होता है। मैंने कहा कि मुंह से नहीं कहा जाता। तो तुलसीदास लिखते हैं ना, राम सीता जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रति मन में जो प्रेम है, सो मन सदा रहा तो ही पाही, जान प्रीति रस नहीं माही। मन तो तुम्हारे पास है, मैं अलग से कहा दूंगा। और मन क्या सोचता है,
क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है तो स्वतः स्वभावतः जान लोगी, क्योंकि अंतर्यामी हो, मन के भीतर प्रविष्ट हो, तो बड़ा मूक प्रणय होता है ये। लेकिन कभी कभी खासतौर से प्रवासी पद के साथ एक पत्राचार करना जरूरी हो जाता है, उसका सुख दुख लेने और अपना योगक्षेप बताने के लिए। तो उस रूप में इन पत्रों की भी बड़ी आवश्यकता है, समय समय पर इससे अपने उद्गार प्रकट करते रहते हैं। तो संगीता जी ने इन पत्रों को सजो के रखा, उन्हें वास्तविक रूप में मिले हों या कल्पित रूप में प्राप्त हुए हों, ये तो वो जाने। इतना जरूर है कि संगीता जी इसमें गीता बन गई है और श्रीकर जी भी राघवेंद्र के ही दूसरे रूप है, नाम थोड़ा बदलना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप देखें अज्ञे जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कृति है नदी के द्वीप उपन्यास, तो पत्र शैली में ही है। और विलक्षणता यह है कि जिनसे शेखर का पत्राचार होता है, उसका नाम एक भुवन है और एक शेखर है, वे ही उनकी परिणीता पत्रियां हो जाती है। तो जहां पत्राचार हुआ एक तरह से पहली सीढ़ी है, प्रेम कांड की पहली सीढ़ी पत्राचार होती है और उसको फिर धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन में स्थापित कर देते हैं। तो हमारे यहाँ ललित साहित्यकारों में भी ऐसे बहुत दंपति आपको मिलेंगे, धर्मवीर भारती और कामता जी, उपेंद्रनाथ अश्क और उनकी श्रीमती जी, लगभग 1 दर्जन लोग ऐसे मिलेंगे। कुछ ने तो शौकियन पत्नियों को कवियत्री बनाया है, कंधे पर लाद लाद करके उनको कब मेलों में ले गए, उनके नाम से रचनाएं प्रकाशित कराइए, गौरव वृद्धि होती है। और कुछ वैसे हैं जो स्वभावतः जिनको जन्मजात ये प्रतिभा प्राप्त थी, उसका उन्होंने सदुपयोग किया है। हाँ, इन्होंने उनको सुविधा प्रदान की, आपस में कहीं ईर्ष्या द्वेष नहीं आया। कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा भी हुआ है कि पत्नी ज्यादा लोकप्रिय हो गई, अच्छा कंठ मिला है उसे, अच्छे भाव भाषा, और उसकी वजह से जब तक उसको ज्यादा सा रहा तो पति उसमें थोड़ा ईर्ष्या द्वेष ग्रस्त हो भी सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी उदारता का या अपनी गुरुता का परिचय दिया है। तो इस प्रकार का दाम्पत्य संबंध बना रहे, ईश्वर करे फलीभूत हो, जर्जर तक व्याप्त हो, ये मेरी कामना है।